जय श्री सीताराम। पिछली वीडियो के हिसाब से बात अधूरी रह गई थी। बात ऐसी चल रही थी कि शरीर रूपी तखत पर आत्मा रूपी चादर बिछी हुई है और उस पर मोह रूपी कीलें ठुक चुकी हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि यह मोह रूपी कीलें कैसे निकलें, कैसे उखाड़ी जाएं। कोई भी कील हो, कैसी भी कील हो, कीली हो, उखाड़ने का तरीका एक ही होता है कि पहले कील की पकड़ ढीली की जाए, कील को ठोकर मारी जाए, उसकी जंग हटाई जाए, फिर धीरे धीरे कील निकल जाती है। यदि एक ही लाइन में कहा जाए तो कील उखड़ती है ज्ञान से, और ज्ञान प्रकट होता है मोह त्याग से। तो कीलें उखाड़ने के लिए हमें मोह का त्याग करना, और मोह का त्याग होता है सम्यक ज्ञान से। जुड़ी हुई बातें हैं सम्यक त्याग से। तो हमें यह समझना है कि सम्यक त्याग क्या है। इसके लिए हम एक कहानी के सहारे से चलते हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और वह अपने परिवार में अपनी पत्नी और एक बच्चे को छोड़कर जाता है। बच्चे की उम्र करीब 18-20 वर्ष। उस बच्चे के पिता की मृत्यु के बाद घर के पालन पोषण की जिम्मेदारी उस बच्चे पर आ जाती है, और अभी वह परिपक्व नहीं है, उसके पास कोई संपत्ति भी नहीं है, कोई पूंजी भी नहीं है। तो उसकी मां एक दिन कहती है कि तेरे पिता कुछ हीरा जवाहरात छोड़ गए हैं और मैंने पोटली में बांध करके रख दिए हैं। वह जीवन भर उस पोटली से मोह करते रहे और मुझे भी उस पोटली से बहुत मोह है। तू एक काम कर कि तेरे पिता के मित्र जौहरी हैं, उनको तुम बुला ला और उनसे हम इनको हीरा जवाहरात को बाजार में बेच करके काफी दौलत इकट्ठी करेंगे, जिससे कि तेरा धंधा चलने लगेगा। उनका पुत्र जाता है अपने पिता के मित्र के पास, बुला करके लाता है और उनके सामने उस लड़के की मां हीरे की पोटली रखती है। और हीरे को देख करके उनके जो पिता के मित्र हैं वो कहते हैं कि अभी एक काम करो कि भाव अच्छे नहीं है, जब बाजार में भाव अच्छे होंगे तब मैं आपके हीरे जवाहरात बिकवा दूंगा, अभी इन्हें ऐसे ही पोटली को बांध करके रख दो। तो रख दिए जाते हैं और वह कहता है कि तुम अपने लड़के को मेरे पास भेजो, मैं उसे काम सिखाता हूं, कुछ दिनों में काम सीख जाएगा जिससे उसका काम चलने लगेगा। तो वह लड़का अपने चाचा जी के पास यानी पिता के मित्र के पास बैठ जाता है जौहरी का काम सीखने के लिए। 2-3 साल बाद जब वह काम में निष्णात हो जाता है, तब एक दिन उसके चाचा जी कहते हैं कि चलो, तुम्हारी मां कह रही थी आज तुम्हारे हीरे जवाहरातों को देख लेते हैं। घर पहुंचते हैं, लड़के से कहते हैं कि जाओ निकाल करके ले आओ। तो लड़के तिजोरी में से हीरे जवाहरात निकालता है, पोटली खोलता है और पोटली को खोल करके हीरे जवाहरातों को देखता है और देख करके पोटली को ऐसे ही बांध के मकान के पीछे फेंक देता है घूरे में, निरर्थक समझकर। और जब मां के पास आता है तो मां कहती है कि हीरे कहाँ हैं? तो बच्चा कहता है कि मैं तो उन्हें फेंक आया, ये तो निरर्थक हैं, बेकार हैं। बोले क्यों? मैं समझ गया, मैंने देखा उन्हें कि वे हीरे जवाहरात न होकर, कीमती पत्थर न होकर, वे तो साधारण कांच के टुकड़े हैं। मुझे भी उनसे बहुत मोह था, क्योंकि पिताजी को था इसलिए मुझे भी था, लेकिन मैंने देखा कि कांच के टुकड़े हैं तो मैंने तुरंत फेंक दिए। फेंकते समय मुझे कोई मोह नहीं रहा, क्योंकि वे निरर्थक थे। संसार की प्रत्येक वस्तु ऐसे ही निरर्थक है, लेकिन सम्यक ज्ञान के होते ही, जैसे ही हमें सम्यक ज्ञान होता है और सम्यक ज्ञान के होते ही वह चीज हमसे ऐसे ही छूट जाती है, ऐसे ही कीलें निकल जाती है। यदि कीलें निकल जाए सम्यक ज्ञान से, लेकिन हम कहते हैं भाई तो दोबारा से फिर ठोक दी जाती हैं, फिर गड़ जाती हैं मोह रूपी कीलें। तो यदि हमारा जीवन भी सम्यक हो तो वह कीलें दोबारा नहीं गड़ सकती।
ऐसा ही एक प्रश्न गुरुजी से उनका शिष्य करता है, गुरुजी कि हम कर्म तो करते रहें और कर्म के बंधन हमें न बांधें या कीलें हमारे ऊपर न ठुकें, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो गुरुजी कहते हैं कि इसका उत्तर तुझे राजा जनक देंगे। उन्हीं के समय की बात है। तो वह अपने शिष्य को राजा जनक के पास भेज देते हैं। राजा जनक के पास जैसे ही वह उनका शिष्य पहुंचता है तो देखते हैं राजा जनक का दरबार लगा हुआ है, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं। तो देख करके वह वापस जाने लगता है। ये क्या उत्तर देंगे? ये तो खुद ही मोह में फंसे हुए हैं। जनक देख लेते हैं, क्योंकि जनक के पास पहले ही उसके गुरु की खबर आ जाती है। तो जनक कहते हैं कि अब आ ही गए हो तो रुक जाओ। तो मैं लगता है कि मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी बैठू, अब आ ही गए हो तो सभा समाप्त हो जाने दो। सभा समाप्त होते ही जनक कहते हैं कि अब तुम आ ही गए हो तो एक काम करो, महल देखा और एक शर्त है कि इस बर्तन को ले जाओ। एक बर्तन उन्होंने दिया और बर्तन पूरा तेल से भरा हुआ था, तेल से पूरा ऊपर तक भरा हुआ था। थोड़े से हिलने पर वह तेल छलक जाए। जनक कहते हैं उससे कि तुम महल को घूम करके आ और एक शर्त है कि तेल इसमें से छलक ना पाए। थोड़ा सा भी तेल छलका तो तेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, इसलिए बड़ी सावधानी से जाना है और महल घूम करके आना है। तो 2 गाइड लगा देते हैं उसके साथ जनक और कहते हैं कि तू घूम करके आ। वह जनक जी का महल घूमने जाता है। करीब 1 आध घंटे में वह घूम करके जैसे ही वापस आता है तो जनक जी कहते हैं कि तू घुमाया मेरा महल? वह कहता है हाँ। यह बता, जनक जी पूछते हैं बता कि महल में कितने कमरे हैं, कौन सा कमरा तुझे अच्छा लगा, कौन सा स्थान ठीक है, अपने विचार बता मेरे महल के बारे में। तो जनक जी कहते हैं कि तुझे यह बताना है कि कौन से स्थान पर महल ने तुझे मोहित किया है। तो वह कहता है कि मुझे और मोहित, अरे मोहित तो उसको करे महल जिसने गौर से देखा हो। जनक जी कहते तूने नहीं देखा? वह कहता है नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि मेरा ध्यान तो पूरा बर्तन पर था कि बर्तन से तेल न छलक जाए। तो मैं पूरे ध्यान योग से इस बर्तन को देखता रहा कि तेल न छलकने पाए, इसलिए पूरे महल पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। तूने पूरा महल घुमा है? हाँ मैंने पूरा महल घुमा है। फिर भी तुझे कहीं कोई मोह प्रकट नहीं हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान ही नहीं गया, ध्यान तो लगा था तेल पर। तो ऐसे ही जनक कहते हैं कि मेरा जीवन भी ऐसा ही। तूने जब मुझे देखा, देखते ही कहता है कि ये क्या उत्तर देंगे, राग रंग में डूबे हुए हैं, लेकिन राग रंग में डूबे हुए भी मेरा ध्यान बस उसी पर लगा रहता है जैसा तेरा तेल पर लगा रहा। और महल, मेरा सुंदर महल तुझे मोहित न कर सका, ऐसे ही मेरे कर्म मुझे मोहित नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार महल का आकर्षण तुझसे नहीं बधा, महल का मोह तुझसे नहीं बधा, ऐसे ही मेरे कर्म के बंधन भी मुझसे नहीं बंधते हैं। तू चाहे तो इसी प्रकार कर्म करते हुए कर्म के बंधन से बच सकता है। जय श्री सीताराम।